Laws of kinetic friction. लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में मैंने पहला लॉ कराया था आप लोगों को। यस सर। Yes, फर्स्ट लॉ sir. क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था? The force of kinetic friction is directly हाँ, proportional to the normal reaction. अच्छा, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन से क्यों है? क्या रीजन बताया था मैंने? कोई तो रीजन बताया था ना मैंने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या रीजन था दोनों के पीछे? आयुष, कशिश, Sir, कोमल? हाँ, intermolecular force. नो, कुछ अलग बताया था। आयुष, अंजलि, जयेश, कम ऑन स्पीक अप गाइस। दोनों ही बैलेंस करने के लिए वर्क करते हैं। हमारा जो फ्रिक्शन है वो ग्राउंड और फीट के बीच में फ्रिक्शन जनरेट करता है, जिससे हमारी बॉडी स्टेबल होती है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। ये दोनों ही चीजें बैलेंस करने के लिए थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सुना आप लोगों ने? यस सर। ओके, याद रखना इस बात। अब गाइस, यहाँ पर भी सेकेंड लॉ सेम ही है जैसे स्टैटिक का था। स्टैटिक का सेकेंड लॉ क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन का सेकेंड लॉ क्या था? बोलो। सेकेंड लॉ बताना था। प्राची, अंजलि? The limiting force of friction is independent of the apparent area between the surface in contact, so long as the normal reaction remains the same. राइट, मतलब इन शॉर्ट दैट अ फ्रिक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द अपरेंट एरिया, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है। फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर कोई बॉडी मूव हुई मतलब फ्रिक्शन जनरेट हुआ है। दैट डजंट मैटर कि उसका एरिया कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है। बताया था ना? भूल Yes, रहे हो तुम sir. लोग? काइनेटिक में भी सेम कॉन्सेप्ट है, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द अपरेंट एरिया है। तो फ्रिक्शन ये भी, तो चाहे एरिया छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बॉडी मूव हो रही है तो वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो एरिया से कोई लेना देना नहीं है। सुना सबने? यस सर। ओके, थर्ड क्या था? The limited force of friction depends upon the material in contact and the nature of the surface. यस, मतलब दैट फ्रिक्शन विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड मटेरियल ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। बॉडी के नेचर और टाइप पे डिपेंडेंट होता है कि अगर स्फीयर होगा तो रोल होगा, ब्लॉक होगा तो स्लाइड होगा। यस और नो? तो अभी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, that kinetic friction which is also dependent on the nature and material of the surface in contact, ये भी नेचर और टाइप पे डिपेंडेंट होता है। तो तीनों लॉस तो दोनों के बराबर ही है। यस और नो? यस सर। ओके, अब Yes, काइनेटिक sir. में, काइनेटिक फ्रिक्शन में एक एक्स्ट्रा लॉ है। कैन यू नो मी वो एक्स्ट्रा लॉ क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? लेट मी नो फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? कम ऑन स्पीक अप। बोलो, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या था? 10th में नहीं पढ़ा? हाँ, एनी वन ऑफ यू?
half into mass. ऋषभ, सॉरी, half into m. हाफ इंटू एम। आगे आगे और भी कुछ था ना? हाँ, किसी ने Yes, सही sir. बोला है, half into mv square. राइट प्रांजल। याद रखो काइनेटिक एनर्जी का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो गाइज हाफ कांस्टेंट है। अब ये जो मास है ये ऑलरेडी फर्स्ट लॉ में यूज हो चुका है, वेयर द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वहां पे मास ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है, मतलब F इज इक्वल टू म्यू एस, एफ एस है तो म्यू एस इंटू मास ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब जो हमारा मास था वो फर्स्ट लॉ में ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो बचा क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी रिमेन है। क्या रिमेन है अभी? Velocity. वेलोसिटी। तो अब ये जो वेलोसिटी रिमेन है, क्या फ्रिक्शन में मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था क्या अगर कोई भी बॉडी धीरे धीरे स्लाइड होगी तो वहां पे थोड़ा थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और जो बहुत ही फास्टली मूव होगी वहां पर ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? ऐसा कुछ बताया था मैंने? बोलो, आज तुम लोग ठीक हो ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? डायरेक्ट सो के उठ के बैठे हो क्या? नहीं sir. जयेश, आयुष, हर्ष, कशिश, कोमल, निर्मिति, प्राची, शिवम, साहिल, ऋषभ, प्रांजल। sir. बोलना है, भूल गए लगता है आप लोग। पता कैसे चलेगा पढ़ रहे हो या नहीं? कथा सुनने नहीं आए हो, इतना याद रखना, समझे? याद Yes, sir. रखना। Yes मैंने sir. फ्रिक्शन में ऐसा कुछ, काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा कुछ बताया था क्या? फ्रिक्शन कम या ज्यादा होता है धीरे या No, स्लो चलने पे? No, sir. no, sir. मतलब अगर कोई भी बॉडी मूव हो रही है, चाहे वो धीरे धीरे हो चाहे वो फास्टली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन को। मतलब अगर कोई भी बॉडी मूव हुआ मतलब फ्रिक्शन जनरेट होगा। इट मींस दैट काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट वेलोसिटी। याद रखना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट है रिलेटिव वेलोसिटी को, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। याद रहेगा ये बात सबको? Yes, sir. That kinetic friction which is independent of the relative velocity. चारों पॉइंट समझे क्या काइनेटिक फ्रिक्शन के? Yes sir. Yes, बताओ sir. जरा, फर्स्ट लॉ के बारे में बताओ। Kinetic friction is directly proportional to normal reaction. ओके, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक फ्रिक्शन? बैलेंस करता है दोनों. यस। आगे दूसरा क्या था? सेकेंड लॉ क्या था? देखो वापस सो गए सारे। No, अंजलि, sir. कशिश, आज क्या हो रहा है तुम लोगों को? ज्यादा भांग खाया रात में तुम लोगों ने? हाँ आयुष, No, sir. जयेश, No पक्का ना? sir. Yes, ठीक sir. हो ना तुम लोग? हाँ, sir. Yes sir. ओके, कशिश, लेट मी नो सेकंड लॉ क्या बताया था मैंने? भूल गए तुम लोग। सेकंड लॉ क्या था? Sir, हाँ, that friction which is independent on the apparent area, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता, यही बताया ना? Yes sir. यस और नो? yes, भूल sir. जाते हो, भुलक्कड़ो तुम लोग। Yes, sir. ओके, थर्ड लॉ क्या बताया? Friction depends upon the materials in contact and the nature of the surface. राइट। फोर्थ लॉ क्या बताया?
half mv square. अरे वो फोर्थ लॉ थोड़ी ना था, लॉ क्या था? Independent of the relative velocity. वेलोसिटी, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी। वो तो फॉर्मूला इसलिए यूज किया था क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे फोर्थ लॉ जनरेट हुआ है, समझे? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. याद रहेगा अभी या भूल जाओगे? याद रहेगा सर। याद रहेगा। पक्का? बोलो आयुष, बोलो चारों लॉ, फोर्थ लॉ बोलो, सॉरी चारों लॉ बोलो, नॉट ओनली फोर्थ लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? Kinetic friction is directly proportional to a normal reaction. Second, it is independent or It is independent on apparent area, apparent area. right? Third law, Second, हाँ थर्ड लॉ, kinetic friction depends on the nature of material in contact with surface. राइट राइट है। फोर्थ लॉ क्या है? मैंने फॉर्मूला में कौन सा पॉइंट बताया था? फॉर्मूला में क्या रिमेन? Velocity. वेलोसिटी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है क्या? Yes, sir. यस सर, हाँ, नहीं sir. फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट फ्रिक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी। याद रखो क्या है? फ्रिक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द On the रिलेटिव relative वेलोसिटी। velocity. याद रखो ये फोर्थ लॉ। Yes, इज sir. दैट क्लियर ऑल? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. भूलना नहीं, अब भूलोगे तो नहीं ना तुम लोग? नहीं sir. नो सर। ओके, अब इसके आगे बढ़ेंगे गाइस। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पीडीएफ में काइनेटिक फ्रिक्शन के भी लॉज भेज दिए थे। Yes, sir. पीडीएफ मिला था सब लोगों को? Yes. हाँ. यस सर, Yes, तो sir. आप लोग वहां से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का? limiting force of kinetic friction per unit normal reaction is called coefficient of kinetic friction. यस, लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर, Yes, sir. Yes. ओके, आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शंस के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस में पहला पॉइंट आ जाता है, वी कैन वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड फीट। यस और नो? Yes, sir. यस हम सर, लोग किस लिए वॉक कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है कहाँ पे? ग्राउंड सरफेस और हमारे फीट के बीच में। सेकेंड, वी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट इन हैंड ड्यू टू अ स्टैटिक फ्रिक्शन। यस और नो? हम लोग किसी भी Yes, पार्टिकल को sir. क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? जो हमारे हाथ में बनने हुए लकीरें हैं, है ना? Yes, sir. याद है ना? हाँ, ये sir. Yes, ऐसे sir. देखने के लिए नहीं है। ओके, Yes, Yes, sir. अब और क्या हो सकता है? और फ्रिक्शन कहाँ पे यूजेबल हो सकता है? पेड़ पे चढ़ने के लिए भी यूज फ्रिक्शन। यस और नो? Yes, यस sir. सर, है ना? क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। So mountain climbing. माउंटेन क्लाइंबिंग, व्हीकल को जब भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के टाइम पे भी फ्रिक्शन की वजह से ही ब्रेक लगता है ना? यस और नो? Yes, यस sir. सर, ओके, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शंस के। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या थे? फ्रिक्शन हमारे मोशन को अपोज करता है। यस और नो? Yes, sir. फ्रिक्शन इज अपोजेस Yes, द sir. मोशन। सेकंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड आल्सो इट इज प्रोड्यूसेस नॉइज। कभी आप लोगों ने खर खर का आवाज सुना है जब भी कोई मशीन स्टार्ट होती है? यस सर, बेसिकली जब हाँ, भी sir. इंजन स्टार्ट होता है, ऑटो वगैरह देखा होगा, जब भी स्टार्ट होता है तो उसके अंदर खर 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 आवाज आती है।
तो फ्रिक्शन की वजह से नॉइज जनरेट हो रही है और उसकी वजह से हीट भी होता है। दोनों हाथों को रब करो, रब करो दोनों हाथों को। यस सर। यस सर किया। दोनों हाथों को रब करोगे तो क्या वहां पे हीट जनरेट हो रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो याद रखना फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होता है। अब ये फ्रिक्शन की ही वजह से जो ऑटोमोबाइल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो व्हीकल्स हैं, वो व्हीकल्स की वजह से, मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल ज्यादा फ्यूल को बर्न करते हैं। याद रखना, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स इंजन्स हैं वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं, समझे? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. आप लोग टेक्स्ट बुक यस सर। अगर लिए होगे तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को एडवांटेजेस के भी पॉइंट मिल जाएंगे, डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट मिल जाएंगे। लास्ट में है पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, ठीक है? अच्छा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग? अपने को फ्रिक्शन कम करना है, कैसे रिड्यूस? सर मशीन में ग्रीस लगा के। राइट, ग्रीस हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, ऑयल। ऑयल, है ना? तो ये सारी चीजों से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाते हैं, बात याद रखना, ठीक है? यस सर। क्या चैप्टर में कोई डाउट है क्या? चैप्टर खत्म हो गया आपका, थियोरेटिकली सर। चैप्टर खत्म हो गया। क्या लगता है ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? नो सर। नो सर। एक सेकंड गाइस, ओके ओके, चलो ठीक है। तो अभी चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद हैं? चेक करते हैं आप लोगों के माइंड को। देखो सब लोगों के पास न्यूमेरिकल वाला पेज ओपन है क्या? न्यूमेरिकल का पेज ओपन है क्या सबके पास? मैंने जो पीडीएफ भेजा था वो डाउनलोड किया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, सबके पास क्वेश्चन है ना? ओके ओके, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गाइस बिफोर सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल मैं कुछ आप लोगों को नोट दे रहा हूँ, वो नोट आप लोगों को याद रखना है, खुद भी याद रखना है और आगे आप लोग अपने बच्चों को भी पास करोगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है वो। बेसिकली न्यूमेरिकल में दो टाइप के यूनिट्स होते हैं, एक एसआई यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है, पता है ना सबको ये? यस सर। यस सर। तो गाइस यहाँ पे कुछ कन्वर्जन वैल्यूज दे रहा हूँ जिससे आप लोग किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, और किस तरीके से न्यूमेरिकल में यूज होंगे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे नोट लिख लो, और ये याद रखना है गाइस, जितने भी नोट दे देता हूँ ना मैं, उनको बड़े ही ध्यान से लिख के रखना, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाले हैं ये सारे नोट। सबसे पहला सेंटी 10⁻², मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁰, पिको 10⁻⁻12। Okay, after that kilo 10⁻³ mega 10⁻⁶, giga 10⁻⁹। ये नोट लिख लो सब लोग। हो गया सर। Let everyone complete. Done guys? Yes, sir. यस सर। Okay. अब गैस फॉर एग्जांपल हम लोगों को कुछ कन्वर्जन वैल्यूज, मैं कुछ कन्वर्जन आप लोगों को करके बताता हूँ जिसमें लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, तो हमें इसे SI से CGS में, सॉरी CGS से SI में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे CGS है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू यूज कर सकते हैं 5 × 10⁻², ये कन्वर्ट हो गया इससे CGS से SI में। किससे कन्वर्ट हो गया ये? CGS से SI में। अब गाइस जब हमें इसे SI से CGS में कन्वर्ट करना होगा तब क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ SI है, अब इसे CGS में कन्वर्ट करना है, तो यही वैल्यू हम लोग वापस यूज कर लेंगे। 5 × 10⁻² है, तो मीटर में है, अब इसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो 5 × 10⁻², पहले से जो भी वैल्यू है पूरा लिख लोगे। अब CGS सेंटी की वैल्यू क्या थी? सेंटी की वैल्यू क्या लिखा आप लोगों ने? बोलो। 10⁻²। तो यहाँ पे यूज कर लोगे अब 10⁻², तो 10⁻² यूज करोगे, प्लस माइनस गेट कैंसिल, हियर विल रिमेन ओनली 5 सेंटीमीटर। समझे? मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तरीका है इनको Yes, sir. कन्वर्ट करने का। अब गाइस एक और एग्जांपल हम लोग यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 5 मिलीमीटर यूज कर लेते हैं। अगर मिलीमीटर यूज कर रहे हो तो ना ये CGS है ना ये SI है, तो अगर इसे आपको अगर SI में कन्वर्ट करना है तो SI में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। SI में कन्वर्ट करना है, इसको बहुत ही इजी है, खाली डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है 5 × 10⁻³ समझे? ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आ रहा है? अब गाइस इसको SI से CGS में कन्वर्ट करना है, तो CGS में कन्वर्ट करना है तो पहले जो भी यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिख लो। वैल्यू क्या थी? 5 × 10⁻³ मीटर है। ओके, अब इसे अगर मैं कन्वर्ट करूं CGS में, तो पहले जो वैल्यू है पूरी लिख लो, 5 × 10⁻³ ये पूरी वैल्यू लिख लो। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी की वैल्यू -2 था, तो यहाँ पे +2 यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? +2 और -2 कैंसिल होंगे, रिमेनिंग क्या होगा? 5 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। समझे? सेंटीमीटर Yes, sir. मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ में आया क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. ये लिख लो फटाफट। ये कन्वर्जन वैल्यूज हैं गाइस, जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, और जब भी कंफ्यूज होगे ये नोट जरूर देख लेना, ठीक है? गाइस याद रखना ये न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, कन्वर्जन। क्योंकि सारे गिवन एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने होते हैं, 2 यूनिट में होंगे तो कभी भी सही आंसर नहीं आएगा, भले आपका फॉर्मूला राइट हो। तो सबका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। जितने भी गिवन होंगे सबके यूनिट सेम होने चाहिए, बात याद रखना सब लोग। लिख के हुआ सबका? ओके कशिश, देती हो गया लिख के सबका? Yes, sir. माइक म्यूट पे करके रखो, हाँ, जब भी बोलूंगा तभी ऑन करना।
आवाज बहुत आ रही है। कशिश, निर्मिति, म्यूट पे कर लो। अब एक और मैं पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं जहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने भी कंफ्यूजिंग एग्जांपल थे गाइस मैं वो करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कन्वर्ट करने में इजी हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एसआई यूनिट ले लेते हैं हम लोग और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है हमको। अब गाइस मास फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 6 kg या फिर दूसरी कोई वैल्यू ले लेते हैं 3 kg ले लेते हैं। अब अगर इसको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? याद रखना एसआई है, ये जो 3 kg 5 kg 10 kg है ये एसआई है। इसे सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 3 किलो की वैल्यू कितना बताया मैंने? 10 raised to 10 raised to 3। अब ज्यादातर गैस हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग हमेशा ये वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन कहीं पर अगर आप लोगों को केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना हुआ तो इस तरीके से रूल फॉलो करोगे। अब गाइस अगर कोई वैल्यू आप लोगों को सीजीएस में गिवन है, अगर सीजीएस में मास गिवन है और उसे एसआई में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा वो जरा ध्यान से समझना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्राम की वैल्यू है वो पहले पूरा लिख लो, 3 × 10⁻³ हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, जरा ध्यान देना। हाँ, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 × 10⁻³ पहले उसकी पूरी वैल्यू लिख लिया। ग्राम क्या था? 10⁻³ था, यस और नो? सॉरी, किलो की वैल्यू 10⁻³ थी। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे -3। तो जैसे -3 यूज करोगे तो +3 -3 कैंसिल हो गया, हियर विल गेट 3 kg। देखो मैच हुआ क्या? यस सर। यहाँ पे सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। और गाइज ये कन्वर्जन वैल्यूज आपको नीट और जेडब्ल्यू में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि वहां पे यूनिट स्पेसिफाई नहीं होता, आपको किसी भी यूनिट में ऑप्शंस दे सकते हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए। क्या सब लोग समझे क्या किस तरीके से कन्वर्जन होते हैं? Yes, sir. गाइज हैं तो बहुत ही सिंपल सिंपल, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अभी ही दे दिए हैं, एक बार घर पे इसे आराम से वापस देख लेना। यस सर। लिखे सबने? लिख लिया? Yes, sir. ओके ओके। अच्छा, अगर आपके दिमाग में कोई वैल्यू घूम रही हो तो आप लोग उससे भी पूछ सकते हो। अगर कोई वैल्यू आपके दिमाग में हो और उसका कुछ आप सर कन्वर्जन जान। हाँ, डेसिमल में डेसिमल में देखो सेम ही रहेगा डेसिमल ना? सेम 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 कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन जितने मैंने कन्वर्जन वैल्यूज दिए हैं ना उतने ही, उससे एक्स्ट्रा नहीं आते हैं। आएगा तो कभी कभार आपको सीसी आ सकता है बस। तो सीसी का मतलब होता है, एक और नोट में ऐड कर लेना, सीसी सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है ना गाइस, ये सेंटी का भी क्यूब है और मीटर का भी क्यूब है। तो सेंटी की वैल्यू कितनी थी? 10⁻³ 10⁻² सेंटी की अच्छा, हाँ। वैल्यू है। और यहाँ पे क्यूब यूज कर लेना क्योंकि सेंटी का भी क्यूब है। तो 2 × 6 2 × 3 = 6, so 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये सीसी को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप सब लोगों ने सुना होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। यस सर। तो इसकी भी कन्वर्जन वैल्यू लिख के रख लो, काम आएगी आप लोगों को। जब भी आपके पास कोई भी कन्वर्जन वैल्यू होगा तो इस तरीके से फटाफट कन्वर्ट कर सकते हो। सीसी सीजीएस में होता है, एसआई में हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, बात याद रखना।
डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये कन्वर्जन वैल्यूज के बाद हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और याद रखना गाइस, ये पहला चैप्टर है, तो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को कन्वर्जन वैल्यूज दिया था, दे दिया है। अब अगले चैप्टर से जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो मैं ये सारे वैल्यूज आपसे पूछूंगा, तो क्या बता पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना इन सारी चीजों को, ठीक है? ओके, अब आप लोगों के पास वो न्यूमेरिकल वाला पेज है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मेरी आवाज कट रही है क्या सबको? No, sir. No, sir. No, sir. एक सेकेंड, हाँ किसी का साहिल, साहिल में भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। साहिल, ओके ओके। अब जो पहला न्यूमेरिकल है मैं रीड कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे? Coefficient of static friction. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू एस से डिनोट करते हैं। जरा ध्यान देना किस तरीके से गिवन निकालते हैं। तो म्यू एस कैलकुलेट करना है, राइट, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। तो यहाँ पे मास गिवन है 50 kg, 50 kg लिख लिया मास हमने। Placed on horizontal table, pulled by attaching a spring balance, the force is increased gradually. It is observed that the object just moved when spring balance shows 50 Newton. It means we are having a force also, and that should be a 50 Newton. अब याद रखना, अगर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, इट मींस ये स्टैटिक फोर्स गिवन है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब मुझे बताओ म्यू एस का फॉर्मूला। अच्छा हाँ, फॉर्मूला के पहले दोनों यूनिट देखो एसआई में है, ये भी एसआई में है और ये भी एसआई में है, तो मतलब अब इनको फॉर्मूला में आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था? Kinetic बताओ friction per unit. वापस आयुष, थोड़ा ध्यान से। म्यू एस इज इक्वल टू क्या था? हाँ, Limited force of static friction per unit to the normal reaction. सिंपल, मैंने बताया था, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स इट। यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? Yes. Yes, sir. याद रखना, ये फॉर्मूला आप लोग इसीलिए बता पाए हो क्योंकि आप लोगों ने टर्म्स को समझा है। अगर सारी चीजें समझ के पढ़ो तो न्यूमेरिकल कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। इज दैट क्लियर ऑल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब गाइज यहाँ पे देखो मास गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन को रिप्लेस करेंगे मास ड्यू टू ग्रेविटी को, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस करता है? वेट को। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एन की जगह पे विल पुट मास ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू आई होप सबको पता है। 9.6. Yes, sir. 9.8. अगर 9.8 यूज नहीं करना है तो आप लोग 10 भी यूज कर सकते हो, नो मैटर। Approximately. 50 इंटू 10, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1। चेक कर लो आंसर। आंसर चेक करो। Sir, 9.8 से भी कर सकते हैं ना? हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हो, 9.8 से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो 10 यूज करके हम लोग कर देते हैं ये बहुत ही शॉर्टकट होता है, ठीक है? Okay. आप लोग 10 भी यूज कर सकते हो। Okay, sir. एक्चुअली देखने जाए तो ये 9.8 भी अप्रोक्स ही है। एक्चुअल वैल्यू है 9.774, ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू है। जब मैं ग्रेविटी आप लोगों को Yes, पढ़ाऊंगा sir. तो वहां पे खुद ही कैलकुलेट करके आप लोग चेक कर लेना। मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा कि किस फॉर्मूला से इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? Okay, sir. ओके, सेकंड वाला न्यूमेरिकल आप लोग करोगे, डू इट।
चेक करो क्या गिवन है और गिवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो। एक सेकेंड गाइस। सेम फॉर्मेट में करना है, गिवन फाइंड आउट करना है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। डन गाइस। डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया सबको? यस सर। मास वहां पे 30 एफ केजी ढूंढने है, का। मास वहां पे 30 केजी है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 है और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। फोर्स फाइंड आउट करना है, सेम Yes, म्यू एस इनटू एन, म्यू एस इनटू एन। सो एन को अगेन रिप्लेस कर देंगे, मास ड्यू टू ग्रेविटी, मास ड्यू टू ग्रेविटी। म्यू एस कितना था? 0.3 ना, Yes, Yes, sir. और मास 37, ग्रेविटी या तो 9.8 यूज कर लो या फिर 10 यूज कर लो, इट्स अप टू यू। तो गाइस यहाँ पे 0.3 को 3 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, इंटू 37 इंटू 10, तो +10 -10 गेट कैंसिल और 3 को मल्टीप्लाइड करोगे 37 से तो 108। एक सेकेंड गाइस, 108 नहीं मिलेगा, 111 मिलेगा, 111। और अगर आप लोग 9.8 यूज करोगे तो 108 मिल जाएगा। तो दोनों ही आंसर राइट है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी राइट है और 108 भी राइट है। समझे सर? yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाला कर सकते हो, थर्ड वन ट्राई करो और ये लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से। हाँ,
और गैस टेक्स्ट बुक के आंसर नहीं देखना, थर्ड वाले क्वेश्चन का जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वो रॉन्ग दिया है, दोनों ही आंसर्स रॉन्ग हैं, आप लोगों को राइट आंसर्स निकालने हैं। लेट मी नो द गिवन फर्स्ट। गिवन क्या क्या है? मास मास 37 कितना, मास kg. कितना गिवन? राइट, मास इज 37 kg. Static friction 68 Static friction 68.5. 68.5, right. Kinetic friction Kinetic friction 43. Okay. और कुछ भी नहीं है। और ग्रेविटी की वैल्यू तो मतलब एज यूजुअल अपने को याद रखनी होगी, दैट शुड बी 9.8, आइदर वी कैन यूज द 10। yes sir. ढूंढना क्या है यहाँ पे? Coefficient of static friction और coefficient हाँ of kinetic friction. राइट, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूला Fs अपॉन n और म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन n। सो यहाँ पे जो n है उसको रिप्लेस करके विल यूज द मास ड्यू टू ग्रेविटी। मास 37 है और ग्रेविटी 10 भी यूज कर सकते हो या फिर 9.8, इट्स अप टू यू। So done. डन एवरीवन? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना मिला? ओके कशिश, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन राइट है, राइट है कशिश, राइट है, दोनों राइट है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब कहाँ हो? Zero point 1889. 0.1889 किसकी वैल्यू है ये, काइनेटिक की या फिर स्टैटिक की? Static. ओके काइनेटिक का
सर ढूंढ रहा हूँ एक सेकंड। 0.1889. 0.1 आगे 0.1189. चलेगा, राइट है। तो समझ में आ रहा है, वो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो मतलब रॉन्ग है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेंसिल से वो वैल्यू करेक्ट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम से जिसके हाथ में जाए तो उसे एक्चुअल आंसर पता हो। Done, sir. डन गाइस, समझ में आया न्यूमेरिकल? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? यस सर। तो यही प्रॉब्लम्स हैं, यही न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें सब लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो अगर चैप्टर सही से करोगे तो इसमें कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, विल सी कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर which is 50 Newton long and 0.01 centimeter square in cross sectional area if the wire load of 100 kg? क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है सबको? Yes, sir. पहले गिवन Yes, चेक sir. करो, पहले गिवन चेक कर लो। Length of wire. क्या दिया है? Length of wire 50 meters. लेंथ ऑफ वायर 50 मीटर। सो विल राइट, कौन सा लेंथ है ये? एक्सटेंडेड है या ओरिजिनल है? ये चेंजिंग लेंथ है या ओरिजिनल लेंथ है? Changing length. सॉरी Changing length. आयुष, थोड़ा ध्यान से। व्हाट इज दिस स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50? क्या 50 मीटर के पहले एक्सटेंशन लिखा है क्या? No, इलोंगेशन लिखा है क्या? original length है. स्ट्रेच भी नहीं लिखा है, चेंजिंग भी नहीं लिखा है, Yes, sir. मतलब ये Original. ओरिजिनल लेंथ है। समझ में आया कैसे पहचानते हैं? सो ओरिजिनल लेंथ 50 मीटर, राइट? Yes. Yes, sir. और क्या गिवन है? देखो, अगर गिवन नहीं समझ में आया ना तो पीछे का यूनिट हमेशा चेक करना है। तो यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर और लिखा भी है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, जहां पर भी मीटर स्क्वायर दिखता है मतलब वो एरिया है। तो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब सेंटी का भी स्क्वायर है। सो सेंटी की वैल्यू क्या थी? 10 - 2. राइट, 0.01 इंटू 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो 2 2 4, सो 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये याद रखना 0.01 को हम लोग 10⁻² भी लिख सकते हैं। ये जो आप लोग 0.01 देख रहे हो तो इसको 10⁻² भी लिखते हैं इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो इट विल बिकम अ 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया? 10⁻�6 कैसे आया, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. ओके, और कुछ गिवन है? और कुछ गिवन है क्या? मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ इस वैल्यू को। हम लोगों ने 10⁻² लिखा है ताकि आपको याद रहे।
load of 100 kg. लोड ऑफ 100 kg लिखा है, मतलब लोड नहीं है, मास है। मतलब जो लोड का कंडीशन होगा वहां पर मास यूज होगा। दैट शुड बी 100 kg। ओके, फॉर्मूला क्या है, ढूंढना क्या है हमने? स्ट्रेस ढूंढना है, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस लिखा है ना, स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? F upon A is equals to mg M upon upon m square. तो कौन सा यूज करूं, F अपॉन ए या फिर mg अपॉन ए? देखो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया गिवन है, Upon A. फोर्स गिवन है क्या? फोर्स गिवन mg है क्या upon यहाँ पे? No sir. no sir. तो हम लोग ये वाला यूज नहीं करेंगे, फिर फोर्स को रिप्लेस mg. करेंगे मास ड्यू टू ग्रेविटी से। सो मास ड्यू टू ग्रेविटी यूज कर लिया, मास गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू पता है। समझ में आ रहा है? yes sir. तो Yes मास sir. कितना गिवन है? मास कितना है? 100 मतलब 10⁻², ग्रेविटी मतलब 10⁻1, और एरिया मतलब 10⁻⁻6। तो बहुत सिंपल है, 10⁻3 और -6 ऊपर जाएगा तो +6 मतलब 10⁻9। और अगर ग्रेविटी की जगह पे 9.8 यूज करते तो 9.8 इंटू 10⁻8, तो दोनों ही वैल्यूज बराबर है। 10⁻9 भी बराबर है, 9.8 इंटू 10⁻8 भी बराबर है, दोनों ही वैल्यू सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। समझे सब? Yes sir. Yes sir. Yes sir. आंसर मिला सबको? Yes sir. क्या मिला? बताओ। बोलना भी है, सिंपल सा है गाइस। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये समझ में आया आप लोगों को? सो स्ट्रेस इज इक्वल टू 10⁻2, 10⁻1, 10⁻3 हो गया, और -6 ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर आएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो +6 इट विल बिकम 10⁻9। और आपको टेक्स्ट बुक में वैल्यू दी है 9.8 इंटू 10⁻8, ये दोनों ही वैल्यू राइट है। समझे? 9.8 का भी मतलब 10 ही होता है। Yes sir. सुना सबने? Yes sir. अब गाइज अगले लेक्चर के पहले आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के खत्म करोगे, और जितने भी डेरिवेशंस, कितने डेरिवेशंस है चैप्टर में? दो डेरिवेशन है, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करोगे, ताकि अगले लेक्चर में जब न्यूमेरिकल करें तो फॉर्मूलाज आपको फटाफट क्लिक हो। इज दैट क्लियर ऑल? Yes sir. Yes sir. Okay guys, then we'll stop here. Thank you, sir. Thank you ma'am. Thank you Bye sir. sir. Bye Bye. sir. Bye everyone. Bye everyone.